So today our topic is governor's role in government formation. That means कि अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन करना है तो उसमें गवर्नर का रोल क्या होता है. So hey everyone, welcome back to Nirila the Curious Mind, and I'm hoping you are doing great, fantastic, and I'm doing great too. So today our topic is governor's role in government formation. So as you know, whenever I come, so I just bring some news article, and from there I just selected some vocabulary, some phrase area for you to make you understand about this whole news article, and even you can think about your what can we say your exam, like उसमें कुछ जो पूछते हैं vocabulary, तो आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं. Okay, so let's talk about it without any delay. So our vocabulary from governor's role in government formation. So well, यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी कि हमारे पास बहुत सारे जो होते हैं ना vocabulary मिलता जुलता होता है, but I would say no worries. Why so? Because sometimes we need revision. That's why I include some same word meaning. Okay. So हाँ, एक बात और बोलनी है. अगर आप सबको अच्छी लगती है, अगर आप 10 देखते हो, 5 देखते हो या फिर 2 ही देखते हो, बस कमेंट करो कि क्या ये अच्छा सीरीज है या नहीं है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, बस. Okay, so let's move on to our vocabulary. So our first vocabulary is discretionary. Discretionary, that means based on personal judgment or freedom of choice. अपने से निर्णय करना, उसे हम बोलते हैं विवेकाधीन. अब इसका मतलब ये नहीं है कि अनलिमिटेड है, अपने समझ से जो निर्णय लेते हैं उसे बोलते हैं हम discretionary. So how could you make sentence with this? So the governor has discretionary powers in a hung assembly. राज्यपाल के पास त्रिशंकु विधानसभा में विवेकाधीन शक्तियां होती है. यहाँ पे एक टर्म आया hung assembly. हंग असेंबली, डेट मीन्स होता है कि बहुत सारे वहां पे पार्टी है, सपोज A B C D, और हमारे पास 2 सीट है, तो उसमें होता है ना मेजोरिटी वोट चाहिए, यानी कि हाफ से ज्यादा चाहिए. जैसे कि 200 सीट है तो आपको 101 चाहिए. पर सपोज करिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास 90 आया, किसी के पास 98, किसी के पास 80, 70, लाइक दैट. सो हाउ कुड वी सेलेक्ट? वी कांट एबल टू सेलेक्ट इट. उसे ही बोलते हैं हम लोग हंग असेंबली. द नेक्स्ट सेंटेंस, आई होप इट्स क्लियर नाउ. So next sentence is judges sometimes use discretionary authority. न्यायाधीश कभी कभी विवेकाधीन अधिकारों का उपयोग करते हैं. And the next is constitutional, that means related to the constitution. संवैधानिक, जो हमारा कोई भी नियम कानून होता है जो हमारे संविधान से जुड़ा होता है उसे हम लोग बोलते हैं constitutional. So how could you make sentence with this? So the issue raised constitutional questions. इस मुद्दे ने संवैधानिक प्रश्न उठाए. नेक्स्ट, इंडिया फॉलोज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, दैट मीन्स भारत संवैधानिक लोकतंत्र का पालन करता है. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वोकैबुलरी, दैट इज मेजॉरिटी. हाउ कुड यू प्रोनाउंस दिस? प्रोनाउंसिएट मेजॉरिटी. मेजॉरिटी, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर. इसे मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि हमारे हंग असेंबली में काम था, तो इसलिए मैंने बताया कि हमें मेजॉरिटी वोट चाहिए. उसे ही बोलते हैं बहुमत, यानी कि हाफ से ज्यादा को बोलते हैं मेजॉरिटी. So how could you make sentence with this? So the party failed to secure majority seats. पार्टी बहुमत सीटें हासिल करने में असफल रही. Next, majority support is necessary to form a government. सरकार बनाने के लिए बहुमत का समर्थन जरूरी है. And the next is hung assembly. Hung assembly, that means an assembly where no party gets a clear majority. त्रिशंकु विधानसभा, यही मैं बता रही थी, जहाँ पे मतलब ऐसे असेंबली जहाँ पे कोई भी पार्टी जो है अपने लिए क्लियर मेजोरिटी वोट नहीं ला पाती है, उसे बोलते हैं हम लोग हंग असेंबली. तो देखिए जो भी हमारा पॉइंट होगा ना, तो इसमें वोकैबुलरी के साथ हम उसको क्लियर कर देते हैं. इसलिए कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं ज्यादा नहीं समझाऊं, क्योंकि हम सेंटेंस के थ्रू भी समझ पाते हैं, है ना, और इससे टाइम भी ज्यादा लगता है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस. सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद द हंग असेंबली? The election resulted in a hung assembly. चुनाव का परिणाम त्रिशंकु विधानसभा के रूप में आया. Okay, and the next is governors play an important role during a hung assembly. त्रिशंकु विधानसभा के दौरान, हंग असेंबली के दौरान राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. Governors play an important role during a hung assembly. The next is coalition, that means an alliance of political parties. Alliance means संधि, मतलब 2 पार्टियों का, 3 पार्टियों का जोड़ा. तो हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके जो अलायंस होते हैं उसे हम बोलते हैं कोalition, दैट मीन्स गठबंधन. सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? सो 2 दलों ने गठबंधन सरकार बनाई, दैट मीन्स 2 पार्टीज फॉर्म अ कोalition गवर्नमेंट. नेक्स्ट, भारत में गठबंधन की राजनीति आम है. Coalition politics is common in India. Next is impartial. Impartial means fair and not biased. निष्पक्ष, जिसे बोलते हैं ना न्यूट्रलिटी, मतलब बिल्कुल जो फेयरनेस की बातें करते हैं, अच्छे होते हैं, बायस नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं impartial. So how could you make sentence with this? So राज्यपालों से निष्पक्ष रहने की अपेक्षा की जाती है. Governors are expected to remain impartial.
नेक्स्ट, निर्णय देते समय न्यायाधीश को निष्पक्ष होना चाहिए. अ जज मस्ट बी इम्पार्शियल while giving decisions. नेक्स्ट, कोडिफाइड. Codify, that means to arrange laws or rules systematically. That means संहिताबद्ध करना, मतलब किसी भी लॉ या फिर रूल को हम अगर सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कोडिफाइंग. सो सेंटेंस वुड बी, समिति ने नियमों को संहिताबद्ध करने का सुझाव किया. द कमिटी सजेस्टेड कोडिफाइंग द रूल्स, मतलब कि अरेंज करो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल. नेक्स्ट, देश स्पष्टता के लिए कानूनों को संहिताबद्ध करते हैं. Countries codify laws for clarity. Next, pronouncement. Pronouncement, that means an official statement or judgment, जिसको हम लोग घोषणा बोलते हैं कि क्या जजमेंट है, क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अधिकारक निर्णय क्या है, उसे हम लोग बोल सकते हैं pronouncement. So how could you make sentence with this? अदालत ने महत्वपूर्ण घोषणा की. The court made an important pronouncement. न्यायिक घोषणाएं शासन को प्रभावित करती है. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन्फ्लुएंस गवर्नेंस. जुडिशियल यानी कि न्यायिक घोषणाएं, प्रोनाउंस्ड इन्फ्लुएंस गवर्नेंस. सॉरी, इधर मेरा ध्यान चला गया था. ओके, सो द नेक्स्ट इज बोनाफाइड, दैट मींस डन ऑनेस्टली एंड सिंसियरली. सद्भावनापूर्ण और ईमानदार से जो चीज होते हैं उसे बोलते हैं बोनाफाइड. सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? सो राज्यपालों को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए. गवर्नर शुड एक्ट इन अ बोनाफाइड मैनर. Governors should act in a bona fide manner. Next is, कंपनी ने कर्मचारियों की मदद के लिए ईमानदार प्रयास किया. The company made a bona fide efforts to help workers. The company made a bona fide efforts to help workers. Next is, forum means a place or platform for decision or decision making. ऐसा मंच जहाँ पे हम लोग विचार विमर्श करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग forum. How could you make sentence with this? विधानसभा एक संवैधानिक मंच है. The assembly is a constitutional forum. The assembly यानी कि जो विधानसभा होती है is a constitutional forum. Next, छात्रों ने सार्वजनिक मंच पर मुद्दे पर चर्चा की है. Students discuss the issue. Students discuss the issue in a public forum. The next is abstention. Abstention means choosing not to vote. मतदान से जो दूरी कर लेते हैं, मतदान नहीं करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं abstention. How could you make sentence with this? Abstention can affect majority calculation. Next, several members chose abstention during voting. कई सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया. Next is convention. Convention means a tradition or accepted way of doing something. कोई भी प्रचलित जो नियम होते हैं, परंपराएं होते हैं, उसे जब हम एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी हमारा वो नियम बन जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? कन्वेंशन. How could you make sentence with this? So, constitutional conventions guide political behavior. संवैधानिक परंपराएं राजनीतिक व्यवहार का मार्गदर्शन करती है. नेक्स्ट, परंपराएं तोड़ने से विवाद हो सकते हैं. Breaking conventions can create controversy. Okay. Alright, now let's move on the important phrase and idiom. So our first phrase is exercise discretion. That means to use personal judgment carefully. विवेक का प्रयोग करना है लेकिन carefully. How could you make sentence with this? राज्यपालों को जिम्मेदारी से विवेक का प्रयोग करना चाहिए. Governors must exercise discretion responsibly. Exercise discretion responsibly. The next is stake a claim, meaning to declare a right over something. दावा पेश करना, किसी मतलब हमारे जो राइट्स है उसको डिक्लेयर कर दिए अच्छी चीज को किसी चीज के ऊपर, तो हम लोग क्या बोलते हैं? stake a claim. So sentence is the party staked a claim to form the government. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा जो स्टेक है ये हमारा वर्ब है. ओके, द पार्टी स्टेक्ड अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट. पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया. नेक्स्ट इज फ्लोर ऑफ द हाउस. दैट मींस द असेंबली और पार्लियामेंट वेयर वोटिंग टेक्स प्लेस. सदन का पटल का जो ऐसा असेंबली, ऐसा पार्लियामेंट जहाँ पे जो वोट किया जाता है, वहाँ पे मतलब वोट के लिए जहाँ पे हम लोग प्लेस देते हैं वोट करने के लिए. हम लोग बताए भी थे, फ्लोर मतलब होता है जहाँ पे हमें वोट दिया जाता है और मेजोरिटी को पता चलता है वोट देने से. सो द मेजोरिटी शुड बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. बहुमत की परीक्षा सदन के पटल पे होनी चाहिए. ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट. रेज कंसर्न्स. दैट मींस टू क्रिएट वरी और डाउट, चिंता उत्पन्न करना. द गवर्नर्स एक्शन रेज्ड कंसर्न अमंग एक्सपर्ट्स. राज्यपाल की कार्रवाई ने विशेषज्ञों में चिंता पैदा की. द गवर्नर्स एक्शन रेज्ड कंसर्न्स among experts. Next is way forward as usual, like it's very previous meaning. That means like a future solution ahead. अपने फ्यूचर के बारे में सोल्यूशन जो होती है किसी भी टॉपिक के बारे में उसे बोलते हैं वे फॉरवर्ड सोल्यूशन और फ्यूचर सोल्यूशन.
So meaning is a future solution or plan, आगे का रास्ता समाधान. How could you make sentence with this? Electoral reforms may be the way forward. चुनावी सुधार आगे का रास्ता हो सकते हैं. Electoral reforms may be the way forward. Okay, so our powerful lines for essay and discussion. First is constitutional morality is the backbone of the democratic governance. संवैधानिक नैतिकता लोकतांत्रिक शासन की रीढ़ है. Constitutional morality is the backbone of democratic governance. The next is democracy survives not only through laws but through impartial institution. लोकतंत्र केवल कानून से नहीं बल्कि निष्पक्ष संस्थाओं से जीवित रहता है. Democracy survives not only through the laws but through impartial institution. Next is the true strength of a constitution lies in its fair implementation. That means संवैधानिक की वास्तविक शक्ति उसके निष्पक्ष क्रियान्वयन में निहित होती है. That means the true strength of a constitution lies in its fair implementation. मतलब कि जो अच्छे तरीके से उसका कार्यान्वयन हो, लागू हो, उसे बोलते हैं implementation. Okay, so now let's move on the our next article. Then where we talk about some important points from there with segregation. Then we will understand better. Okay, so let's move on there. Okay. So today we are discussing one of the most debated topic in Indian federalism. So the governor's role in government formation. So when an election result is clear, the job is easy. But what happens in a hung assembly? As you know, what is the meaning of a hung assembly? Okay. So where no single party has the magic number. That is when the governor's discretionary powers, यहाँ पे गवर्नर्स का डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि स्वेच्छा वाला पावर आ जाता है, become the center of a political storm. Let's look at the rules of the game. So the first segment would be the constitutional power play. Or like according to Article 164(1), the governors appoints the chief minister. चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं, नियुक्ति करते हैं? गवर्नर्स. किस आर्टिकल के तहत? 164(1) के तहत. So in a perfect world, they just invite the winner. But if no one has a majority, the governors uses their discretionary powers to choose a CM who is most likely to command the confidence of the house. जो कमांड कर सकता है कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, मतलब कॉन्फिडेंस मतलब होता है जिसके पास अधिक वोट हो, मेजोरिटी वोट हो. So this is not random choice. There is a recommended like order of preference from the Sarkaria Commission and the Pachi Commission. हम लोग पढ़ेंगे कि सरकारिया कमीशन एंड पची कमीशन क्या होता है. So like first a pre-poll alliance that has a majority. Pre-poll alliance मतलब कि पहले गठबंधन करना जिसके पास मेजोरिटी हो. The second the single largest party claiming support. आपके पास लार्जेस्ट पार्टी होनी चाहिए अगर आप सिग्नल क्या हो रही है, सिंगल हो तो. एंड द थर्ड इज अ पोस्ट पोल कोalition विद मेजॉरिटी सपोर्ट. अगर आपको बाद में करना है लाइक आफ्टर वोटिंग, उसके बावजूद भी आपको उस गठबंधन में मेजॉरिटी सपोर्ट होनी चाहिए. एंड द नेक्स्ट इज एंड अ फाइनल पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस विद आउटसाइड सपोर्ट. जो चुनाव होते हैं पोस्ट पोल अलायंस, वहां पे आउटसाइड सपोर्ट भी होनी चाहिए. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द सेगमेंट 2, द फ्लोर टेस्ट. दैट मींस द अल्टीमेट जज. यहाँ पे चुनाव होता है कि किसके पास अधिक मेजॉरिटी वोट्स है. सो फॉर अ लॉन्ग टाइम गवर्नर्स और डिसमिस like governments based on their own opinion, but the Supreme Court changed everything in the famous S.R. Bommai case which happened 1994. The court was very clear: the majority of a government must be tested on the floor of the house, not inside the governor's office, Raj Bhavan. Okay, सिर्फ राजभवन में ही नहीं. This was reaffirmed in the Rameshwar Prasad case 2006. Essentially, the floor test is the only constitutional way to flow power. Okay, let's move on to segment 3. So the controversy and concern. So despite these rules, we have seen major controversies in a state like Goa, Manipur, Karnataka and Maharashtra. So critics often point out like 4 big issues. First would be partisan behavior. That means allegation that governors act as agents of the union government. मतलब वो लोग बोलते हैं कि वो लोग मतलब biased होते हैं, जो गवर्नर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं यूनियन गवर्नमेंट की तरह. एंड द सेकंड इज इनकंसिस्टेंसी. दैट मींस कन्वेंशंस आर अप्लाई डिफरेंटली. जो होती है ना परंपराएं, वो अलग अलग जगह पे डिफरेंटली अप्लाई होती है. डिफरेंट स्टेट टू शूट पॉलिटिकल नीड्स. मतलब जहां जिस स्टेट को जैसा पॉलिटिकल नीड्स है उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं. एंड द सेकंड इज हॉर्स ट्रेंडिंग. दैट इज लाइक डिले इन कॉलिंग फॉर अ फ्लोर टेस्ट ऑफन इनकरेज
पॉलिटिकल डिफेक्शंस। बोला जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग मतलब होता है कि डिले इन कॉलिंग फॉर अ फ्लोर टेस्ट, मतलब कि फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं बुलाते कि किसके पास मेजॉरिटी वोट्स हैं। इससे क्या होता है, जो डिफेक्शन होते हैं उनको इनकरेज मतलब साहस ही मिल जाता है। हॉर्स ट्रेडिंग को हम लोग बोलते हैं आयाराम गयाराम कल्चर, दैट मीन्स पार्टी बार बार बदलना। ओके, एंड द नेक्स्ट इज न्यूट्रलिटी। सो द परसेप्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इज बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल पर्पस। ओके, मतलब कह रहा है कि हमारा जो परसेप्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का, उसे बिल्कुल पॉलिटिकल पर्पस के लिए ही यूज करना चाहिए। उसे बोलते हैं न्यूट्रलिटी, निष्पक्षता होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट सम द वे फॉरवर्ड, लाइक कोडिफाइंग द पावर। सो हाउ डू वी फिक्स दिस? So the Justice like Korean Joseph Committee and others suggest we codifying these powers. We need mandatory time-bound floor test. We must strictly follow the Sarkaria and Pucci recommendations, and we must ensure the political neutrality of the Raj Bhavan. Okay, and like so now it's clear now, I hope. And yeah, I'm hoping like you enjoyed this video as much I did. So this is the classic topic, and remember those like case name and commission years, they are your ticket for your high marks. Okay, so till then, bye, keep learning, keep coming. You are like mastering of the art of the constitution with the unused article, remember that. तो इसलिए बने रहिए यहाँ पे, आप लोग सच में मास्टरिंग कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर इकोनॉमिक्स में, धीरे धीरे हम चीजों को समझ जाते हैं ना, इसीलिए। और बी हैप्पी एज ऑलवेज आई से। तो एक बात है कि हाँ, प्लीज कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है या फिर आपको कुछ मॉडिफाई करना है, तो प्लीज बताइए कि कैसे कैसे क्या किया जाता है कि हम लोग अच्छे से सीख पाए, साथ में सीख पाए। टिल देन बाय, कीप लर्निंग, बाय, स्टे ट्यून्ड हियर।